हेलो दोस्तों, एडवर्टाइज मनी इंडिया के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं लगातार बढ़ रहे इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। रिसेंटली आरबीआई ने एक बार फिर से अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है और ये रेपो रेट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है सारे डिपॉजिट्स और एडवांसेस के रेट्स को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैंक्स लगातार इंटरेस्ट रेट्स क्यों बढ़ा रहे हैं और ये रेपो रेट से किस तरह से रिलेटेड है, रेपो क्या है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। बैंक इस रेपो को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, बैंकों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये देखने के साथ साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि रिजर्व बैंक समय समय पर इस रेपो रेट को चेंज क्यों करता रहता है। इस वीडियो के अंत में हम लोग एसबीआई के पर्सनल और पेंशन लोन्स अभी फ़िलहाल आपको किस रेंज में मिलेंगे, किस इंटरेस्ट रेट की रेंज में मिलेंगे, उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे जो आपकी जेब पर असर डालेगा। आपको बता दें आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा किया है। तो इस इजाफे के साथ साथ आपको बता दें पहले 0.25% का ये इजाफा आरबीआई ने रेपो रेट में किया, जिसके साथ अब होम लोन आपका और महंगा हो जाएगा। और लगातार छठी बार आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है। मई से अब तक रेपो रेट 2.5% जो है वो बढ़ाया गया है। ठीक इसी न्यूज़ की तरह जब भी आरबीआई अपना रेपो रेट रिवाइज करता है, अपना रेपो रेट बढ़ा देता है, तो जर्नली न्यूज़ चैनल्स इस चीज़ को बड़ी डिटेल में कवर करते हैं कि आपके जो लोन है उनकी ईएमआई महंगी होने वाली है। लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू होता है। जब भी रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देता है तो उस केस में ना सिर्फ लोन महंगे होते हैं बल्कि आपके जो डिपॉजिट्स हैं उस पर भी बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। तो रेपो रेट जो है आपके डिपॉजिट्स और लोन्स दोनों के इंटरेस्ट रेट को इम्पैक्ट करता है। पिछले 1-1.5 साल में आरबीआई ने अपना रेपो रेट लगातार इंक्रीज किया है। इसके पीछे बहुत से इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई अगर रेपो रेट बढ़ा रहा है तो ये आपके लोन के इंटरेस्ट रेट को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। इसके लिए हम चलते हैं एक चार्ट पर जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले 1 साल में अपने इंटरेस्ट रेट किस तरह से बढ़ाए हैं। तो यहाँ आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे अप्रैल 2022 में जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.70% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था अपने पर्सनल लोन्स पर, ये लगातार बढ़ते रहे हैं। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ते रहे हैं। इसी तरह से डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें, डिपॉजिट्स में 1 साल पहले जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने टर्म डिपॉजिट पर, अपने फिक्स डिपॉजिट पर 5 या 5.5% इंटरेस्ट मैक्सिमम ऑफर कर रहा था, वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब अपने टर्म डिपॉजिट पर लगभग 8% तक भी इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट वाले वीडियो में डिटेल में बताया है कि प्रेजेंट में आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलने वाले हैं। रिसेंटली रेपो में जो हाइक हुआ उसकी न्यूज़ बहुत चर्चा में रही है। आरबीआई लगातार अपना रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ। आरबीआई में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। ये 6 मेंबर की एक कमेटी होती है। 6 मेंबर की इस कमेटी ने रिसेंटली 4/2 की मेजोरिटी से ये डिसीजन लिया कि हमें रेपो रेट बढ़ाना है और उसके बाद इस रेपो को 25 बीपीएस से बढ़ा दिया गया। अब इस बीपीएस को अगर हम समझना चाहें तो 100 बीपीएस 1% होता है, यानी कि अगर 1 बीपीएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो आपका इंटरेस्ट रेट 0.01% बढ़ चुका है। तो यहाँ पर आपका 25 बीपीएस इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है आपका इंटरेस्ट रेट 0.25% से बढ़ चुका है, यानी कि 1% का 1/4। आप रेपो की टाइमलाइन की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये रेपो रेट 2020 मई से लेकर अप्रैल 2022 तक बिल्कुल स्टेबल थी। उसके बाद इन्फ्लेशन इंडिया में इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को लगातार अपना रेपो रेट बढ़ाना पड़ा है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मई 2022 में 40 बीपीएस, जून में फिर से 50 बीपीएस, फिर अगस्त में 50 बीपीएस, सितंबर में 50 बीपीएस, दिसंबर में 35 बीपीएस और अभी रिसेंटली फरवरी 2023 में 25 बीपीएस रेपो रेट फिर से बढ़ा दिया गया है। अभी प्रेजेंट में हमारे जो रेपो रेट चल रही है वो 6.50% है। अब ये रेपो रेट होती क्या है? अगर सिंपल एक लाइन में इसका आंसर मैं दूं तो सिंपल यही बात है कि जिस इंटरेस्ट रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को पैसा देता है,
वो इंटरेस्ट रेट ही कहलाती है रेपो रेट। इसको समझने के लिए ये एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये हमारा कोई एबीसी बैंक है। इस एबीसी बैंक को अचानक से अपनी लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो उस केस में ये बैंक जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। आरबीआई के पास जब ये जाएगा, ये अपनी कुछ सिक्योरिटीज इसके पास गिरवी रखेगा। इन सिक्योरिटीज में मुख्यतः गवर्नमेंट बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं। इस सिक्योरिटी के बदले में आरबीआई बैंकों को पैसा दे देंगे। ये जो पैसा है ये बैंक को जिस इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। तो प्रेजेंट में रेपो रेट जो है वो रहेगा 6.50%, यानी कि बैंक पैसा उधार लेते हैं 6.5% पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब ये जो इस पैसे का जो टेन्योर है वो मोस्टली एक दिन होता है, ओवरनाइट रात के लिए पैसा लिया जाता है, या फिर आजकल आरबीआई ने इसके लिए एक स्पेशल टेन्योर भी निकाल दिया है जो कि 7 दिन का होता है। तो इस तरह से अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की नीड्स को बैंक पूरा करते हैं रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेकर। यहाँ पर एक बेसिक सी बात समझने वाली है, अगर बैंक 6.5% पर पैसा उधार लेंगे तो वो पब्लिक को जो लोन देंगे वो निश्चित रूप से 6.5% से कम पर तो नहीं देंगे, क्योंकि बैंकों को भी अपना खर्चा निकालना है, अपने स्टाफ की सैलरी निकालनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल निकालना है। तो वो सब खर्चे मैनेज करने के लिए बैंक जो है अपना एक मार्जिन रखेगा। सपोज बैंक ने 6.5% पर आरबीआई से पैसा लिया, उसके बाद वो इस पैसे को पब्लिक को लेंड कर रहा है 7 या 8% पर। तो ये जो मार्जिन है यही बैंकों का प्रॉफिट होता है एक तरह से। अब से कुछ साल पहले अगर हम बैंक से लोन लेने जाते थे तो उस टाइम बैंक से जब हम लोन एग्रीमेंट करते थे तो बैंक हमें बोलता था कि हम आपके पूरे लोन टेन्योर में हर साल 10% इंटरेस्ट आप पर लगाएंगे, और ये जो इंटरेस्ट है ये पूरे लोन के लिए सेम रहेगा। लेकिन आजकल इंटरेस्ट जो है वो 2 तरह से अप्लाई किया जाता है। एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है, एक बेस रेट डिसाइड कर दी जाती है, सपोज MCLR या EBLR। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये जान लीजिए ये दोनों एक बेस रेट बैंक डिसाइड कर देता है और ये डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं रेपो रेट से। जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ता है EBLR बढ़ती है, MCLR बढ़ती है। बैंक इंटरेस्ट किस तरह से चार्ज करते हैं, बैंक EBLR प्लस कुछ स्प्रेड रखते हैं, जैसे EBLR प्लस 2%, 3%, इस तरह से बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब EBLR किसी समय 6% है और 6% प्लस 2% बैंक ने स्प्रेड रख दिया, तो आपका इंटरेस्ट जो है 8% लोन पर लगेगा। ये लोन आपने फ्लोटिंग रेट पर ले रखा है, तो जैसे ही रेपो रेट बढ़ा, रेपो रेट 1% बढ़ेगा तो ये EBLR भी 1% बढ़ जाएगा, तो 6 की जगह ये अब 7% हो जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 9% हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो रेपो रेट है, जो एंड कंज्यूमर है, लास्ट में जो ग्राहक बचता है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर, उसको इस तरह से डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो अब यहाँ से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि रेपो रेट क्यों इम्पोर्टेंट है, बैंकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, और लास्ट में जो ग्राहक हैं, जो लोग हैं, कस्टमर हैं, उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी EMI को, आपकी किस्तों को अफेक्ट करता है। हर महीने आप जो इंटरेस्ट पे करते हो बैंकों को, उसको ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ये जो रेपो रेट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है इंडियन इकोनॉमी में। आरबीआई इस रेपो रेट का प्रयोग करता है इंडिया में मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई को आरबीआई किस तरह से नियंत्रित करता है, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब आरबीआई जो है अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है, यानी कि अपना रेपो रेट बढ़ा देता है, उस समय बैंक्स क्या करते हैं, जो लोन्स हैं, लोन्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। इसके साथ साथ डिपॉजिट पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। लोन अगर कस्टमर्स को महंगे मिलेंगे तो उस समय लोग प्रेफर करेंगे कि वो कम से कम लोन ले, ताकि उनको ब्याज का भुगतान कम से कम करना पड़े। ऐसा करने से उनके हाथ में जो मनी सप्लाई है, उनके हाथ में जो पैसा है वो लिमिटेड हो जाएगा। तो जब पैसा लिमिटेड होगा, ऐसा होने की वजह से स्पेंडिंग की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। तो रेपो रेट बढ़ने से ना सिर्फ लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इसके साथ साथ डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाते हैं। अगर बैंक आपको 8% FD पर ही ब्याज देना शुरू कर दे तो आप कोशिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेव करें और इंटरेस्ट कमा पाएं। इस तरह से एक तो आप लोन नहीं ले रहे, ऊपर से जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है उसको भी आप डिपॉजिट करते जा रहे हैं, यानी कि खर्च करने की टेंडेंसी जो है आपकी कम होती जाएगी।
जैसे जैसे आप कम खर्च करेंगे तो ओपन मार्केट में जो पैसा है वो कम होता चला जाएगा। पैसा कम होने की वजह से डिमांड जो है चीज़ों की वो डायरेक्टली प्रभावित होगी। अगर आप खरीदेंगे नहीं, जो भी चीज़ें हैं मार्केट में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब किसी चीज़ की डिमांड कम हो जाती है तो उसका रेट भी कम हो जाता है। तो किसी भी चीज़ों का, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों का अगर रेट कम होता है तो इस चीज़ को हम इन्फ्लेशन की टर्म्स में देखते हैं कि इन्फ्लेशन जो है कम हो गई है। इसका अपोजिट अगर होता है, जैसे आरबीआई सपोज रेपो रेट को कम करता जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करेंगे लोन लेने की, डिपॉजिट कम से कम किया जाएगा क्योंकि डिपॉजिट के रेट्स भी नीचे चले जाएंगे। इस केस में लोगों की खर्च करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। खर्च करने की टेंडेंसी लोगों की बढ़ेगी तो लोग मार्केट में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने के साथ साथ डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि आरबीआई जो है रेपो रेट के माध्यम से मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। यही मनी सप्लाई जो है ये माध्यम बनती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। इन्फ्लेशन को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि एक सब्जी वाला है, उसके पास 10 आम हैं और इस 10 आम को खरीदने वाले जो है सिर्फ 10 लोग हैं, यानी कि एक लिमिटेड डिमांड है। तो ये आदमी एक निश्चित प्राइस पर इनको वो आम जो है वो बेच देगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि 10 ही आम हो लेकिन इसको खरीदने वाले 100 हो तो बेचने वाला सोचेगा कि मैं इसका रेट बढ़ा देता हूं ताकि मैं कुछ इससे ज़्यादा पैसा कमा सकूं। तो जैसे ही वो अपने आम के रेट बढ़ाएगा, आम के रेट बढ़ने का मतलब है एक तरह से उसने इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट किस तरह से अफेक्ट करता है पूरी इकोनॉमी को। बैंक्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस चीज़ को हमने डिटेल में समझ लिया है। जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक अपने डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बढ़ा देता है। इसी के साथ ही अगर रेपो कम होती है तो वो डिपॉजिट और एडवांसेस के रेट जो है वो कम करता चला जाता है। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट जो है वो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर्स को किस तरह से प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो कितने चार्ज करने वाला है इस रेपो रेट चेंज होने के बाद। पर्सनल लोन में डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सब की कैटेगरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 10.50 से इंटरेस्ट रेट स्टार्ट कर रहा है और 12% पर जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको इसी रेंज में इंटरेस्ट अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपका लोन 10 लाख या उससे अधिक है तो उस केस में बैंक आपको 50 BPS का एक और कंसेशन देगा, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा का अगर ये लोन होगा तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगेगा। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस और ये जो सब कैटेगरीज हैं यहाँ पर भी वही सेम इंटरेस्ट रेट लगेगा। दूसरी सारी कैटेगरीज या कॉरपोरेट्स जो है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट 11.50 से स्टार्ट होगा। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशन लोन की अगर हम बात करें तो ये आपको 10.65% से मिलना शुरू हो जाएगा। ट्रेजरी और PSU पेंशनर्स जो हैं वहाँ पर भी ये इंटरेस्ट रेट आपका 10.65% से ही शुरू होगा। डिटेल्ड जानकारी के लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है इसके लिए, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो आपको अगर डिटेल में जानना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के बारे में तो आप वहाँ से जान सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।